चलो बच्चा, हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? आप क्या बोल रही थी, क्या होगा खत्म? आपका एग्जाम कब है उसका? अगले संडे को किसका है? अरे नहीं, ग्रेविटेशन नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कल ग्रेविटेशन में? ओके, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द, यानी कि हमने चार फैक्टर्स पढ़े थे जिनकी वजह से हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर रही है, ठीक है ना? हाइट की वजह से वेरी कर रही है, दूसरा डेप्थ की वजह से वेरी कर रहा है, तीसरा शेप की वजह से वेरी कर रहा है, और चौथा जो हमारे पास लिखो। हाँ, अब लिखो चेंज इन, अब लिखो चेंज इन, पहला लिखो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी से हम फिर परसेंटेज चेंज भी निकालेंगे। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे बताओ कि जो हमारे पास सरफेस पे एक्सेलरेशन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन के लिए, ये हमारे पास रेडियस आर है। जब मैंने पार्टिकल को यहां पे रखा था, इस पॉइंट पे जो हमारे पास जी का जो वैल्यू होगा वो बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, वही आया था। इसको मैंने नाम दिया था, ये वाला वैल्यू यहाँ पे जी होगा। अगर मैं हाइट पे चला जाऊंगा, वहां पे हमारे पास जी प्राइम में मानता हूं उसको, जैसे कि आपने जी ऑफ एच माना, जो आपकी मर्जी है। तो मुझे बता दो कि अगर मुझे डेल्टा जी कैलकुलेट करना होगा, चेंज यहां से लेके यहां तक कितना चेंज हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना चेंज हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, जो हमने आंसर यहाँ पे निकालना है वही ऑप्शन में होता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी हमारे पास, मुझे बता दो ये बड़ा कि ये बड़ा, सरफेस वाला बड़ा होगा, तो मैं लिखूंगा जी माइनस जी ऑफ प्राइम, वही होगा क्या? तो मुझे पता है कि ये जो जी प्राइम हमारे पास है बेटा, वो बराबर जी इंटू 1 - 2h/r, क्या ये सही है? वही निकाला था ना हमने कल, कल हमने इक्वेशन निकाली थी जी प्राइम की, वो आया था जी टर्म्स ऑफ 1 - 2h/r, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से आया था जी इंटू 1 - d/r। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा जी जो हमारे पास होगा वो बराबर जी को, जी अपनी जगह पे रखो, माइनस जी इंटू हमारे पास क्या होगा 1 - 2h/r, क्या ये सही है? ठीक, तो हमारे पास g इज इक्वल टू जी माइनस, यहां पे हो जाएगा ये, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा हो गया जी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बनेगा 2h/r, क्या सही है ये? इंटू जी, इस जी से मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा माइनस जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बनेगा 2h/g/r। ठीक, और ये जी और ये जी क्या हो गया? कैंसल। तो डेल्टा जी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू 2gh/r, सही है? तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस टू हाइट। ठीक, अभी हमारे पास ये चेंज हो गया, आपने एरर में तो पढ़ा होगा, ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं, बाकी चीजें निकालते हैं। जब आपने चेंज निकाला तो हम फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं, जैसे कि हमने काइनेटिक वगैरह में करा था। तो फ्रैक्शनल चेंज किसके बराबर होता है? ये तो हमारे पास चेंज होगा। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन जी के बारे में। फ्रैक्शनल चेंज इन जी वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी, दैट मीन्स वो हमारे पास होगा जी इनिशियल माइनस जी फाइनल होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा जी फाइनल, वही होगा ना? तो इसका मतलब जी इनिशियल माइनस जी फाइनल का मतलब होता है जी सरफेस माइनस जी ऑफ हाइट। वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया वो आया 2h g डिवाइडेड बाय r, और यहां से हमारे पास यहाँ पे इनिशियल, सॉरी इनिशियल के बदले हम लिखेंगे फिर से जी, जी और जी हो गया कैंसल। डेल्टा जी बाई जी जो हमारे पास होगा, जिसको हम फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं, वो फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास आया है 2h/r, ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज हो गया ना। अगर आपको परसेंटेज चेंज बनाना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनल चेंज को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वही हमारे पास हो गया परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? वो बराबर डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मींस वो हमारे पास आएगा 2h/r मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज व्हाट वी कॉल इट परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इसके थे, ये हाइट के थे, हाइट के ये 3 पॉइंट्स थे। पहला चेंज इन जी, दूसरा फ्रैक्शनल चेंज इन जी, और हमारे पास परसेंटेज चेंज इन जी। ये किसका था? ये हाइट की यानी हाइट की वजह से था। अगर हम सिमिलरली किसकी वजह से करेंगे? डेप्थ की वजह से करेंगे, जरा बता। डेप्थ में चेंज निकाल दो। ये लिखा क्या सारा आप लोगों ने? लिखो लिखो आराम से।
पहले लिखो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। आपने डीपीपी लिया इसका? कब करते हो घर में? कल से डीपीपी साथ रखना, ठीक है? अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। हो गया बेटा? चलो, अगर हम डेप्थ की वजह से बात करते हैं, डेप्थ में क्या होगा? मान के चलेंगे कि हमारे पास ये डेप्थ है। अगर यहाँ पे जी जो हमारे पास है वो GM/r² है, यानी कि जी का वैल्यू इधर पे है। यहाँ पे हमारे पास जी पे जो हमारे पास प्राइम में आएगा वो बराबर जी इंटू 1 - d/r। यही पढ़ा था ना कल? यही पढ़ा था। तो हमारे पास, मुझे बता दो कि जो डेल्टा जी जो हमारे पास यहाँ पे होगा, चेंज इन जी, वो हमारे पास होगा जी माइनस जी इंटू 1 - d/r। इसका मतलब डेल्टा जी जो हमारे पास होगा वो बराबर जी, माइनस की वजह से माइनस जी आ जाएगा, प्लस बनेगा GD/r, वही होगा। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, डेल्टा जी हमारे पास बनेगा GD/r, वायर डी इज द डेप्थ। अगर हम फ्रैक्शनल चेंज निकाल देंगे तो फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास होगा, फ्रैक्शनल चेंज अगर मुझे निकालनी होगी तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर डेल्टा G/g, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी हमारे पास ऑलरेडी GD/r निकाला है, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से जी हो गया कैंसल। डेल्टा G/g इज इक्वल टू, ये हमारे पास D/r होगा। अगर परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज में अगर आंसर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा G/g मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू D मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा R। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन G, ठीक है? ये हमें इन दो केसेस का पूछा जाता है और दो केसेस इसके बनते हैं यहाँ पे, वो मैंने आपको करा दिया। 300 के ऊपर नजर। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो हमारे पास G जो है, G इज इक्वल टू GM/r², ठीक? मुझे बता दो, इसको मुझे अगर फोर्स बनाना होगा तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगा? GM/r², वही है ना? ठीक, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक पॉइंट पे ये जो फोर्स होगा ये एक है, दूसरे पॉइंट ये जो फोर्स होगा ये दूसरा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि या तो मेरे पास मासेस में चेंज है, या तो यहां पे मास ज्यादा होगा या कम होगा, या तो किसी जगह पे रेडियस का फर्क है, यानी हाइट का फर्क है। क्योंकि दो ही पैरामीटर्स तो ऐसे हैं हमारे फोर्स में जिनकी वजह से हमारे पास क्या होगा? फोर्स चेंज हो जाएगा। पहला, या तो हमारे पास डिस्टेंस दो मासेस के बीच में चेंज हो जाएगा, या तो हमारे पास दो मासेस में वैल्यू ऑफ द मास चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास उन दो पैरामीटर्स की वजह से फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर अब आपको किसी जगह पे भी क्या बोला जाएगा कि मान ले एक पॉइंट पे हमारे पास एक फोर्स है, दूसरी पॉइंट पे हमारे पास दूसरा फोर्स है, बता दीजिए क्या रीजन है इसका कि एक जगह पे अलग फोर्स है, दूसरी जगह पे अलग फोर्स है? रीजन ये हो सकता है या तो मासेस डिफरेंट होंगे और या तो रेडियस डिफरेंट होंगे। समझ में बात आ रही है क्या? इसी कॉन्सेप्ट पे ऊपर हमने क्वेश्चन ये पूरा लिखा क्या आपने? ठीक है, ध्यान से समझना आप क्वेश्चन क्या दिया गया है। द मास ऑफ द मून इज 1/80 1 ऑफ द अर्थ, ठीक है ना? बट द ग्रेविटेशन पुल इज 1/6 ऑफ अर्थ। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है इसका? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे यह समझ आया कि जो हमारे पास मास ऑफ द मून जो है, मास ऑफ द मून जो हमारे पास है वो 1/81 ऑफ मास ऑफ द अर्थ है। क्या यही बोल रहे हैं? दूसरा, हमारे पास जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन अर्थ जो हमारे पास होगा या फोर्स ऑन मून जो हमारे पास होगा, वो किसके बराबर है? फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 फोर्स ऑफ अर्थ। अगर कहने का गर्ज ये है कि अगर हमारे पास अर्थ का मास है, अगर मून का मास 1 है, इसका मास कितना होगा अर्थ का? 1 बाई, मतलब कि इसका बाई 81 टाइम्स, ठीक?
तो हमारे पास अगर इसका मास m है, इसका 80 टाइम्स ऑफ दैट होगा, ठीक। तो हमारे पास ये दो चीजें, हमारे पास ये जो जनरल मैंने बना दिया यहाँ पे, मुझे बोल रहा है कि अगर हमारे पास मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर मास ऑफ द अर्थ जितना होगा उसका 81 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा मैं, यानी कि डिवाइड करूंगा 81 से, वो हमारे पास मास ऑफ द मून निकलेगा। जो हमारे पास फोर्स ऑन द मून होगा, वो जितना फोर्स होगा, जितना फोर्स अर्थ पे होगा, उसको बस 6 से डिवाइड कर दूंगा, वो हमारे पास मास ऑफ दैट आ जाएगा। नाउ मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बता दो रीजन क्या है। रीजन हमारे पास ये है कि अगर ये दो फोर्सेस जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे एक चीज पता है कि जो हमारे पास एक पार्टिकल जो हमारे पास है, उसका मास जो होगा वो सिर्फ पार्टिकल की मास पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा और मून के मास पे डिपेंड करेगा। एक टेस्ट मास को मैंने सरफेस पे रखा, उसको अलग फोर्स फील हो रहा है, और उसको मैंने ऊपर लिया, उसको अलग फोर्स फील हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं अब इसके अकॉर्डिंगली देख लूंगा, यहाँ का मैं मानता हूं जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून होगा, उसको मैं जीएम मान सकता हूं क्या, वो हमारे पास इसके बराबर होगा जी एम ऑफ एम बाय कौन सा होगा, आर एम का स्क्वायर, वही होगा ना, वही होगा क्या। दूसरा हमारे पास जी ऑफ ई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जी एम ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर ऑफ ई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पैरामीटर्स मून के होंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स किसके होंगे, अर्थ के होंगे। अब मुझे बता दो कि अगर मैं इन दो को डिवाइड कर दूंगा, मुझे बताना है कि कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है। मास तो मुझे पता चला, मास इसका वैल्यू है, रेडियस का जिक्र नहीं है, रेडियस की जिक्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मैं बोलूंगा कि मास एट द सरफेस यानी कि अर्थ डिवाइडेड बाय फोर्स, मतलब फोर्स एट द सरफेस एंड फोर्स एट द मून इज इक्वल, किसके बराबर हो जाएगा, इधर का फोर्स m इंटू जी यानी कि m इंटू ए। तो वो कितना होगा, मास m इंटू हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन, अर्थ की एक्सेलरेशन, यानी कि कौन सा जीई, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन ऑन मून, वही है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हमारे पास एफ ई बाय एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, ये बोल रहा है ना कि जो हमारे पास यहाँ पे जो है कितना वैल्यू है 1/6, ठीक है, तो हम निकाल ही दूंगा। अब यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज़ टेस्ट मास पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, g के बदले में क्या लिखूंगा, g के बदले जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, वही है, होल डिवाइडेड में क्या करूंगा मैं यहाँ से, जी एम बाय आर एम का स्क्वायर, वही है क्या g और g हो गया कैंसिल। अब मुझे बता दीजिए कि यहां से एफ ई बाय एफ एम, क्लियर बात, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून, वही है ना। शाबाश, मुझे दो चीजें पता है, ध्यान से समझना, क्या मुझे पता है, एफ ई बाय एफ एम क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं, वरना मैं इसको डायरेक्टली भी आंसर बोल सकता था। एफ ई बाय एफ एम इज इक्वल, क्या मैं इधर पे लिख लूं कि जो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा एम ई बाय एम एम इनटू हमारे पास आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशो मैं जानता हूं क्या, इसका रेशो तो मैं निकाल सकता हूं इधर से, और इसका भी रेशो में मासेस का भी तो रेशो मुझे पता है, ठीक है। जरा बताइए क्या लिखेंगे हम इधर पे, जरा इक्वेशन बना लीजिए। क्या मैं लिखूंगा इसको, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, दैट मींस हमारे पास यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, ये वाला वैल्यू, अगर मैं इसके कर दूंगा इधर से बनेगा ना ये 6/1, तो इसके बदले में लिखूंगा 6/1, और हमारे पास इधर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा मास ऑफ m डिवाइडेड बाय मास ऑफ E इज इक्वल आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, वही है ना। अब m बाय m ई का रेशो किसके बराबर आया था, 1/81, वही है ना, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसको इधर ले आ जाऊंगा तो ये बनेगा m/m, दैट मींस 1/81, वेरी गुड, 1/81 दैट मींस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/81, वही होगा क्या, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, वही है क्या ये 6/81 हो गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं आर एम बाय आर ई का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दे, क्या इसका रूट बना दे इधर से, दैट मींस हमारे पास बनेगा रूट ऑफ 81 681 इज इक्वल टू आर एम बाय आर ई, वही है क्या, रूट 6/9 है ना। तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा यहाँ पे, अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ, मुझे रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म्स में लेना है, तो इधर पे आ जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर अकॉर्डिंगली बना मुझे आर एम बाय आर ई दैट इज इक्वल रूट 6/9, वही है ना। बट अगर मैं उसके टर्म्स में लाऊंगा जिसने इसे ऑप्शन दिया है, वो क्या मुझे मिला, ये वाला वैल्यू, यानी कि इस रेडियस की चेंज की वजह से मेरे पास फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। समझ में बात आई क्या, बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, डाटा को यूज किया बस,
मैंने इसके हिसाब से देखा कि इसने मास ऑफ द मून लिया, मैंने मास ऑफ द मून लिया, इधर पे हमारे पे एम ई बाई 81 आ जाएगा। दूसरा फोर्स दिया इसने कुछ कंडीशन, मैंने फोर्स मास मैंने मून का लिखा 1/that, ठीक। फिर इसके बाद मुझे समझ आया ये कि अगर फोर्स है एक्सेलरेशन तो टेस्ट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा जीएम, इसका वैल्यू क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू। जब मैंने फोर्स देखा मुझे पता फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम इंटू जी ऑफ ई, एम इंटू जी ऑफ एम, जी ऑफ ई इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मतलब अर्थ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून पे। एमएम हो गया कॉमन है, यहाँ पे भी वही मास रखा, वहां पर भी वही मास रखा, जो टेस्ट मास था वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर से, यानी कि 10 केजी 10 केजी कैंसिल नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे पास ये वाला रेशियो मुझे पता था 1/6 था, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाला वैल्यू भी पता था, एम ई बाई एम ऑफ एम भी पता था, ये वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर बना। तो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 9/√6 ऑफ द मून। जब हमारे पास रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, जो पार्टिकल होगा वो सेंटर से दूर होगा कि नजदीक होगा, दूर होगा ना, तो मास कम होगा ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा ज्यादा होगा कम होगा, ये रीजन है कि फोर्स की डिफरेंस आ गई, ठीक है। शाबाश, करने की जरूरत है इसको, ओके। चलो दूसरा वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता रहता है। कंसिडर अर्थ टू बी अ होमोलॉगस स्फीयर, ठीक। साइंटिस्ट ए गोज डीप डाउन इन अ माइन एंड साइंटिस्ट बी गोज हाई अप इन अ बलून, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी मेजर्ड बाय, क्या लग रहा है उनको, यस, ऊपर जाएगा उसको भी डिक्रीज ही लगेगा, नीचे जाएगा उसको भी क्या लगेगा, डिक्रीज लगेगा, बट डिफरेंट रेट से, सेम रेट से नहीं, क्योंकि उनके बीच में फर्क है। मुझे कल बोला था आपको मैंने कि डी इज इक्वल टू 2 × h, जिस हाइट पे ये होगा उसके हाफ हाइट पे ये होगा, डेप्थ पे ये होगा, इसलिए ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज दोनों के लिए है बट डिफरेंट रेट से, सेम रेट से नहीं है। अगर डी डी एच के बराबर होता तभी डिक्रीज हो जाता विद द सेम रेट, बट ये सेम रेट से डिक्रीज नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट। How much below the surface of the earth does the acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the earth's surface? Radius of earth is 6400 किलोमीटर। पहले एक मेरी बात सुनो, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात, ये आसान सवाल है। ये हमारे पास डेप्थ वाला है कि हाइट वाला है, डेप्थ वाला है, डेप्थ वाला है। अगर ये डेप्थ वाला है, मुझे फार्मूला पता है कि जी डी जो हमारे पास होगा दैट मींस वो जी एस इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर है कि नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जीडी कैसे निकालूंगा मैं, ये बोल रहे कुछ परसेंटेज में, मीन्स दैट ये जीडी जो हमारे पास होगा वो बराबर कितना बोल रहा है, 1% ऑफ जी ऑफ एस, सरफेस का 1% डिक्रीज हुआ ना, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे 1/100, किसका 1/100, जी का। मैंने बोला आपको कि जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन करोगे जिसका भी डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, साथ लिखा करो। जैसे कि 25% ऑफ मास ट्रांसफर, आप एम को साथ रखते थे, 50% ऑफ डी इंक्रीज, आप डी को साथ रखते थे। यहां पर हमारे पास जी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, हमारे पास जी आया, तो जी डी का जो वैल्यू हमारे पास कितना निकला, G/100, ऐसा मुझा कहा, G/1% किसका डिक्रीज हुआ मुझे बताइए, 1% सरफेस पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू था उसका डिक्रीज हुआ ना, उसको ना 1% के बदले लिखते हैं ना 100, वो 1/100 किसका, 1/100 जी का, तो हमने लिखा 1/100 ऑफ द जी, 1/100 ऑफ द एम, 1/100 ऑफ द डी, तो इस तरीके से हमने लिखा 1/100 ऑफ द दिस। अब जीडी का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, G/100, क्वेश्चन सॉल्व, G/100 इसके बदले लिख लो इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, सही है क्या, सही है ना। अब हमारे पास यहां पे क्या करेंगे, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/100, वही है ना, -1 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर, डी डिवाइडेड बाय आर वो कितना हो जाएगा, वो बराबर 1 माइनस 100/100 इज इक्वल टू, ये माइनस में, ये हमारे पास यहां पे माइनस में था, ये माइनस में कितना बनेगा, डी डिवाइडेड बाय आर, सुको बराबर -99/100 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर, ये माइनस 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 हो गया कैंसिल, 99/100 इज इक्वल टू डी बाय आर, डी इज इक्वल टू 99/100 ऑफ आर, 99/100 ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना लगाना है 6400, कितना 6400 यहां पे पुट करना है, डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 99/100 मल्टीप्लाइड बाय 64,100 है ना, किलोमीटर में दिया है ना इसने, तो हमारे भी ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन वो हो जाएगा 64, अगर मैं इसको 100 मानूंगा ये बनेगा 6400, बट 6400 की क्लोज कौन सा है, समझ में बात आई क्या, तो आंसर इज दैट।
अगर कल क्लास में बैठी होते, एक क्लास मिस करने से चैप्टर मिस हो जाता, एक क्लास मिस नहीं होता, खासतौर पे फिजिक्स का क्लास। फिजिक्स हलवा नहीं है, खीर थोड़ी है आएंगे और खाएंगे, इसको बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अदर सब्जेक्ट्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोर कभी सेम नहीं होता बायोलॉजी के साथ, ये समझा करो। बताइए बेटा, वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m is decreased by कितना परसेंट? 8%। when it is raised to height h above the earth surface, 1% डिक्रीज हुआ हाइट की वजह से। if a body is taken to the depth of h in a mine, it changes its weight by half of that। अरे बाबा, आपको कल ही बोला d is equal to h। अब शॉर्टकट भी तो सीख लो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या फायदा? ठीक है ना। अगर ये पूरा सेम डेप्थ पे मैं नीचे जाऊंगा तो इसका एक्सेलरेशन तो हाफ ही होगा ना। समझ में बात आ रही है? आंसर क्या होगा फिर? 0.5। अगर ये 2% ऊपर गया होगा तो नीचे कितना आता है उस वाली हाइट पे? मुझे पता है कि जो हमारे पास, ध्यान से समझना, ये सरफेस मानता हूं मैं, इधर पे वैल्यू है जी। जब मैं इसका यहां पे जी और यहां का जी में कम है ना इक्वल करना चाहूंगा, ये अगर होगा, ये अगर 10 मीटर होगा, ये होगा 5 ही मीटर। समझ कुछ बात है क्या? यही मैं बोल रहा हूं कि जब हमारे पास अगर 10 मीटर पे ये डिक्रीज हो रहा है 1 मीटर, यही 1 मीटर किस हाइट पे डिक्रीज हो जाएगा? 5 मीटर पे। अब मैं 1 मीटर 1% और डिक्रीज कर रहा हूं, दैट मींस हमारे पास जो डेप्थ जो होगा वो 5 मीटर होगा। अगर मुझे सेम हाइट पे डिक्रीज करना होगा, उसका हाफ ही तो डिक्रीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास क्या बनेगा? 0.5। ये याद रखना, ऊपर जाएंगे, अगर ऊपर वाला गिवन होगा नीचे वाला इसका हाफ होगा, अगर नीचे वाला गिवन होगा ऊपर वाला डबल होगा। नहीं समझे? मतलब मुझे पता है कि जो हमारे पास डेप्थ जो होगा वो होता है बराबर ट्वाइस ऑफ एच। ठीक, अगर आपको ये डेप्थ गिवन होगा ना, ठीक, तो जो हमारे पास ये वाला ऊपर जब जाएंगे उसका डबल हो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला गिवन होगा तो नीचे वाला इसका हाफ होगा। ऊपर वाला गिवन है ना, तो नीचे वाला क्या होगा फिर? हाफ। तो हाफ लिख लिया। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आसान सवाल है। Two bodies of masses 10 kg and 1000 kg are at a distance of 1 meter apart. At which point on the line joining them will the gravitation field intensity be 0? यानी कि न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ग्रेविटेशन फील्ड का है ना, क्या सेम ही है, बस अलबत्ता मास नहीं लेना है। चलो मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा फिर इसके बाद करेंगे, ठीक है? ये ग्रेविटेशन फील्ड का कॉन्सेप्ट है। रुको रुको रुको, सब्र करो सब्र करो। चलो लिखो आप ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन, पहले लिखो ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड। बताइए ग्रेविटेशन फील्ड होता क्या है? बिल्कुल देखो, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस अराउंड द अर्थ, it is the space around the earth where a test mass experience force, where a test mass experience force called, where a test mass experience force called gravitational force, and space is called gravitation field, and space is called gravitational field। इसको अच्छे से समझना, फिर इसके बाद एस्केपिंग वेलोसिटी फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मान ले मेरे पास एक अर्थ है, ये अर्थ है, क्या अर्थ के हर एक पॉइंट पे पूरी तरीके से ग्रेविटेशन फील्ड एक्सपीरियंस करेगा कि कुछ डिस्टेंस तक एक्सपीरियंस करता है? कुछ डिस्टेंस तक करता है। इसके अराउंड में कोई स्पेस होगा जहां पे जब मैंने चार्ज पार्टिकल कोई मास पार्टिकल को यहां से ला रहा हूं मैं, उसको एक टाइम आएगा जब उसको कोई फील नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा। एक टाइम आएगा जब इसको पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक, जिस टाइम पे इसको पहली बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना फोर्स, ये बोलेगा कि मुझे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो स्पेस जहां से वो फील करेगा पहली बार, उसके अराउंड में जो भी स्पेस होगी दैट को, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशन फील्ड। यानी कि जहां भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड। अब देखो दूसरा टर्म जो हमारे पास है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी? लिखो, इट इज डिफाइंड एज, या हाँ लिखो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। दैट इज, क्या है मतलब इसका? इसका मतलब ये है बेटा, E का जो वैल्यू हमारे पास होगा, इसको डिनोट करते हैं E वेक्टर से, दैट इज इक्वल टू F बाय M। व्हाट इज F? E इज इक्वल टू G M M बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड पे होगा ना ये वाला M, M क्या हुआ? इन E इज इक्वल टू G M बाय R स्क्वायर। क्या आपको यही एक्सेलरेशन का भी मिला था वैल्यू? यही मैंने बोला था कल आपको, एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज द ग्रेविटेशन फील्ड। इट इज द ग्रेविटेशन फील्ड। इसका भी यूनिट क्या बनेगा फिर? अगर ये G के बराबर है तो यूनिट क्या बनेगा? वही बनेगा जो G का होगा। कितना? E इज इक्वल टू द G, मैं लिखूंगा फिर E इज इक्वल टू द G। इसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या बराबर होगा m0 L1 t माइनस 2 होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, कभी कभी डायमेंशन वाला सवाल बहुत अच्छे से सवाल आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम डायमेंशंस, ऐसा ग्रेविटेशन का ये ना डायमेंशन का क्वेश्चन पूछते हैं। E is equal to G, that's called मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड, वो किसके बराबर हो जाएगा? m0 L1 t माइनस 2। क्लियर है क्या बेटा? शाबाश, वेरी गुड। आप इसके बाद जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन फील्ड जो होगा ये क्या मास पे डिपेंड करने वाला क्वांटिटी है कि मास पे इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी है? मास पे इंडिपेंडेंट, टेस्ट मास पे। ये डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ का ही पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर ही इंडिपेंडेंट है। ठीक, लिखो, it is independent upon the mass of the particle. It is independent upon the mass of the particle. mass of the particle. समझ बात? जितने भी फोर्स के आपने क्वेश्चन किए बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है फील्ड के, बस मास के, टेस्ट मास के बगैर लिखना है। अभी तक आपने जो फोर्स लिखा था ना, आपने क्या लिखा? फोर्स माने कोई भी फोर्स की इक्वेशन आपने लिखी, आपने लिखा होगा G_M_M इंटू 9/8, ऐसा कोई फोर्स की इक्वेशन लिखी थी ना आपने कल। यही अगर मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको फील्ड के लिए, आपको सिर्फ इतना लिखना है, E इज इक्वल टू G_M/9/8। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा आपको कि मुझे पता E होता है बराबर F/m। जब आप यही F वाला वैल्यू लिखोगे, क्या G_M_M इंटू 9/8 लिखा है ना आपने, डिवाइड में क्या करूंगा? M क्या हुआ? कैंसल। इसीलिए जो हमारे पास फोर्स एंड फील्ड दोनों सेम है। सर आपने फिर फोर्स के साथ क्यों नहीं पढ़ा है? जितना ये फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। इसीलिए इसको पोटेंशियल और फील्ड को एक साथ पढ़ाया जाता है, और क्वेश्चन जो आता है वो पोटेंशियल और फील्ड के बीच में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मैंने ये काम बाद में कराया है। तो हमारे पास ये चीज है, लिखो आप, मैं समझाऊंगा अभी, आपको खुद समझ आएगा सारा मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखो, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। फिर से जगह में नजर क्या दे गई है? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंसिडर किया अच्छे से, क्वेश्चन यही पे आता है, एक ग्राफिकल क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन का आएगा यही से आएगा। ठीक है, या तो आएगा सॉलिड स्फीयर से या तो आएगा हॉलो स्फीयर से, इसलिए इसको अच्छे से समझना। मैंने कंसिडर किया मेरे पास एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर मेरे पास है, जिसका रेडियस हमारे पास है r, इसका रेडियस हमारे पास है r। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं लूंगा इसके 4 केसेस। कितने केसेस? 4 केसेस। पहला मैं लूंगा कि जब हमारे पास r इज इक्वल टू द 0, जब r का वैल्यू 0 होगा, बताइए कि पार्टिकल टेस्ट मास कहां पर होगा? फिर सेंटर, सेंटर, क्योंकि हमेशा रेडियस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सब मुझे बात आ रही? डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ, कल भी बोला था। ठीक है, जब r का वैल्यू 0 होगा, यहां से हम मेजर करते हैं इसको, हमने ये यहां से मेजर किया, ठीक, सेंटर से, तो r का वैल्यू कितना होगा? 0। दैट मींस पार्टिकल कहां पर है दैट टाइम पे? सेंटर पे। अब अगर मैं ये बोलूंगा आपको r इज लेस देन r, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इनसाइड द शेल है, कहीं पर भी, हॉलो स्फीयर के अंदर ये कहीं पर भी है, बट सरफेस पे नहीं है, वही है ना। तीसरा, r इज इक्वल टू द r का क्या मतलब होगा? पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अगर मैं ये आपको बोलूंगा लास्ट केस आर इज ग्रेटर देन आर, क्या मतलब है इसका? पार्टिकल इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। आर हमारे पास क्या है? वेरिएबल डिस्टेंस है। जब जीरो होगा पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर, जब लेस देन आर होगा दैट मीन इस वाले पोर्शन में कहीं पर भी है, ठीक है। जब आर इज इक्वल आर के बराबर दैट मीन सरफेस पे होगा, फिर इसके बाद आर इज ग्रेटर देन आर यानी कि आउटसाइड द स्फीयर होगा। समझ में बात आई क्या? वो इसका मतलब मैं यहां पे फिर लिखूं, इसके लिए फील्ड क्या होगा? इसके लिए मैं फील्ड लिखूंगा ईसी, यानी कि सेंटर पे क्या फील्ड होगा? बताइए क्या होगा सेंटर पे फील्ड? जीरो। ग्रेट। सेंटर पे फील्ड होगा जीरो। रीजन? रीजन आपको मैंने बोला इक्वली चार्ज, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली मास। सेंटर पे तो जीरो होगा, इसका तो रीजन हो गया मेरे पास। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूंगा आर इज लेस देन आर है, आर इज लेस देन आर यानी कि कहीं यहां पर होगा, कहीं पर भी इनसाइड होगा, जरूरी यहां पर ही नहीं है, कहीं पर भी आप रखो बट सरफेस पे मत रखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बता दो इसके ऊपर फील्ड कितना होगा? क्योंकि मुझे असल में यहां पे एक शेल थ्योरम पढ़ानी है, शेल्स पे ऊपर क्वेश्चन बनता है। शाबाश, कम ऑन एवरीबॉडी। जीरो। रीजन? रीजन मैं समझाता हूं आपको। बिल्कुल सही बात। ये शेल है ना, इस शेल के ऊपर मैंने यहां पे एक इमेजिनरी, जहां पर भी आपको मास लगेगा एक इमेजिनरी शेल ड्रॉ करो खुद खुद। यहां पे मास था ना, एक इमेजिनरी शेल मैंने ड्रॉ करी। अगर इस इमेजिनरी शेल के अंदर आपको कोई मास नजर नहीं आया, दैट मींस फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा फील्ड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब देयर इज नो मास, मतलब यहां से मास इतन, असल में यही मास चल रहा है ना, यहां पे पहुंच गया। ये तो पहली कंडीशन पे सेंटर पे था, फिर सेंटर पे तो नहीं रहेगा ना, सेंटर से मैंने इसको उठाया दूसरी जगह पे मैं इसको ट्राई कर रहा हूं। जब मैंने शेल ड्रॉ करी तो इस शेल के अंदर कोई भी मास नहीं है, मुझे पता बाहर वाला मास मुझे कोई इफेक्ट, अगर इफेक्ट करता कल सॉलिड स्फीयर में भी करता। फिर आपने माना सिर्फ अंदर वाला मास, बाहर वाले मास को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसलिए बिकॉज ये वाला मास सेंटर पे, मानो इस वाले मास का जो सेंटर का मास होगा वो इधर पे होगा, इस वाले मास को पॉइंट मास को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब यहाँ पे कोई मास खींचने वाला है ही नहीं, इसको फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स इज जीरो। जब फोर्स इज जीरो दैट मीन फील्ड भी क्या आएगा? रीजन समझ आया क्या? शेल प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करने सारे। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगा? E इज इक्वल, E इनसाइड में इसको बोल दूंगा क्या? E इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज क्यों? क्योंकि देयर इज नो मास प्रेजेंट इनसाइड द, हाँ ठीक है। तीसरा हमारे पास सरफेस पे जब आया, सरफेस जब आए, सरफेस पे आपने पार्टिकल को रखा, आप इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ कर दो, सारा मास इस शेल का किधर है? इनसाइड। समझ में बात आ रही है? इस शेल का मास आप कहां पे मानोगे फिर? सेंटर पे। समझ में बात आई क्या? कितनी, जो हमारे पास, मान ले ऐसा समझ लो, ये एक शेल मेरे पास है, इस शेल को, इस शेल के सरफेस पे मान ले हमारे पास पॉइंट है इधर पे, है ना। मैंने क्या करना है, मैंने एक इमेजिनरी शेल को ड्रॉ की है। क्या ये मास सारा जो शेल का मास था वो इस इमेजिनरी शेल के अंदर आ रहा है? इस टाइम तो आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब क्या करोगे? अब सिंपल वे क्या है इसका, इस पूरे, इसका कोई सेंटर ऑफ द मास तो होगा। अब तो हम जानते हैं ना सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द मास होगा जियोमेट्रिकल सेंटर। इस पूरे सेंटर ऑफ द मास क्या मतलब है? पूरी बॉडी का हम मास मानते हैं उस वाले पॉइंट को, ठीक है। सेंटर ऑफ द मास का सिग्निफिकेंस क्या है? जो भी आपके पास बॉडी है कितनी भी बड़ी है, उसका मास एम मानो, स्मॉल एम मानो या पॉइंट मास मानो, वो सेंटर पे रख लो जहां पर सेंटर ऑफ द मास होगा। इस पूरे का मास एम है, मैंने इसको यहाँ पे मान लिया। इसका मास कितना था? स्मॉल एम। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। इन दोनों के बीच में रेडियस कितनी होगी? आर। तो फोर्स कितना, फील्ड कितना लगेगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो हमारे पास क्या लिखेंगे इधर से? हम लिखेंगे इधर पे ई सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? शाबाश। ना अब हमारे पास बाहर के तक, बाहर का कोई मास होगा ना जब आर इज ग्रेटर देन आर होगा, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि आर की दूरी पे होगा, जो आर ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, यानी कि पार्टिकल अब शेल से बाहर आया है। ठीक, मुझे बता दो कितना आएगा वैल्यू। यहां पे भी आप एक इमेजिनरी लॉ को ड्रॉ कर दो, फिर इसके बाद ये सारा मास इधर पे आ जाएगा, बट ये मास अभी तक कैपिटल आर की दूरी पे, बट इस टाइम पे स्मॉल आर की दूरी पे है जो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। वही है ना? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इधर पे? ई आउटसाइड जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बट आपको कंडीशन ऑलरेडी पता है पहले कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ज्यादा सरफेस वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में बात आई क्या? ये हमारे पास हो गया फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर या शेल। ठीक, अब इसी का अगर हम ड्रॉ कर देंगे ग्राफ, इसको पहले बना दो सारा, इसको लिखो, ऐसे ही केसेस बनाते हैं, ऐसे ही आता है। ठीक है, बहुत बार एम्स में ऐसा ही सवाल आया है, ऐसा है, यही कंडीशन दी है उसने, इसी तरीके से आर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 वगैरह। ठीक है, तो इसलिए इसको इसी तरीके से बना लो।
हो गया? समझ लो बात बेटा। आपने थोड़ी सी मिस्टेक की ग्राफ में, पता नहीं मुझे नजर आया कि नहीं, बट शायद की। सुनो क्या है मसला। ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक रेडियस है। अब हमारे पास ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा ना। व्हेन आर इज इक्वल टू द जीरो, ई का भी वैल्यू दैट टाइम पे कितना है, दिस इज ई, दिस इज आर। ठीक है? जब आर इज लेस देन आर, ई का वैल्यू कितना है, जीरो। जब आर इज इक्वल टू द आर इज मैक्सिमम, वो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या रहेगी, जीरो, बराबर आर इज इक्वल टू आर तक। आर इज इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये आर पे पहुंचेगा, आर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आया ना जिम बाय आर स्क्वायर, आया नहीं आया, आया सर। तो कितना वैल्यू आएगा, इतना वैल्यू बढ़ गया, ये वाला वैल्यू तो एब्रप्ट बढ़ गया ना। कितना वैल्यू होगा इस टाइम पे, ए इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, वही है ना। इधर पे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा जी एम बाय आर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आर का वैल्यू बढ़ने लगेगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, किसके प्रोपोर्शन में, आर के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में, है ना। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब यहां पे ई का वैल्यू जीरो, यहां पे ई का वैल्यू मैक्सिमम, यहां पे ई का वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आया क्या? ठीक है। ग्राफ कौन सा असल में है, ये व्हाइट वाला यहां से लेके यहां तक ये वाला, ठीक है। वहां पे ये बना के नहीं होगा, आपको आपको ऐसे ग्राफ दिया जाएगा, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, ये बस समझाने के लिए होता है। ये वाला वैल्यू इधर से, थोड़ी मोटी लाइन, इस तरीके से ग्राफ आपको होगा एग्जाम में, आपको इस तरीके से ग्राफ देखना है, ठीक है। ओके, शाबाश। लिखो नेक्स्ट, लिखो ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये मानता हूं कि ये मेरे पास एक अर्थ है जो सॉलिड है, सॉलिड मतलब ये इस तरीके का होगा, अंदर से मास होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे ये खाली नहीं है। अब वही 3 पॉइंट्स हम लेंगे, 4 पॉइंट्स। ये रेडियस कितना है इसका, आर, ये रेडियस आर। मुझे बता दो व्हेन आर इज इक्वल टू द जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है हमारे पास, आर इज लेस देन आर होगा दूसरा। तीसरा हमारे पास आर इज इक्वल टू द आर होगा। चौथा हमारे पास आर इज ग्रेटर देन आर होगा। ये हमारे पास कंडीशन है, बिकॉज आर हमारे पास कांस्टेंट है। जब ये सेंटर पे होगा, बताइए क्या होगा फील्ड, क्यों, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको कल बोला था। ई आप सी जो हमारे पास होगा सेंटर पे कितना होगा, जीरो वैल्यू आएगा, ये तो हम जानते हैं। अब बताइए ई इज इक्वल लेस देन आर का वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू होगा। मैं मानता हूं कि इधर का जो हमारे पास मास होगा, इसके दो वैल्यूज असल में आते हैं। एक हमारे पास आता है जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, बिकॉज इट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर फील्ड की। तो हम लिखेंगे जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो बस मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए ताकि मैं ग्राफ को डिफाइन कर दूं, ठीक। जब मैं इसका वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगा ई ऑफ इनसाइड जो हमारे पास होगा वो बराबर जी एम प्राइम बाय आर स्क्वायर, वही है क्या, बिकॉज नया होगा हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर वही है ना, बट वो स्मॉल आर क्या है, आर से कम है। अब बताइए जी एम प्राइम जो हमारे पास होगा, एम प्राइम किसके बराबर होगा, एम प्राइम, मुझे पता है कि रो हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम, वही है ना। तो मास प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम बी। एम प्राइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। जरा पुट कर दीजिए इधर पे क्या आएगा, विच इंप्लाइज ई इनसाइड किसके बराबर हो जाएगा,
जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हो गए कैंसल। ई इनसाइड का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। तो ई इनसाइड जो हमारे पास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। यही आया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब इतना है कि जब आर का वैल्यू जीरो है, ई का भी वैल्यू जीरो है। जब आर का वैल्यू बढ़ने लगेगा, ई का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। जब सरफेस पे पहुंच गए, ई इज इक्वल टू आर पे, ई इज इक्वल टू आर पे पहुंच गए, ये हमारे पास सारा इनसाइड वाला पार्ट है। हाँ? अब सरफेस वाला पार्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू द आर वाला केस, व्हेन आर इज इक्वल टू द आर पे क्या होगा, होगा ये कि ई सरफेस हमारे पास होगा जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर सरफेस पे क्यों नहीं डेंसिटी लिया, बिकॉज सरफेस पे क्या डेंसिटी का काम, मैं यहां पे जोर से चला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बाहर को लगेगा कि ये पूरी क्लास भरी हुई है, बाहर वाले को क्या पता है कि इधर पे कितने हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फील फोर्स करेगा वो अंदर वाला पार्टिकल करेगा ना, बाहर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर डेंसिटी है या नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा कि मास ऑफ द अर्थ कितना है। ठीक, वो तो मैंने बराबर दे दिया जो मैंने कंसिडर किया था। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू तो बराबर वही आया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, लास्ट वन, आर इज ग्रेटर देन आर। जब आर इज ग्रेटर देन आर होगा तो बताइए क्या लिखेंगे हम इधर पे, किसके बराबर होगा, ई आउटसाइड से ना, किसके बराबर होगा, जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बस एक ही जगह पे चेंज है, बाकी सारा वही है। बिकॉज बाहर जाऊंगा मैं, ये हॉलो है या सॉलिड है, क्या फर्क पड़ता है, बाहर वाले पार्टिकल को फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाले पार्टिकल को फर्क पड़ेगा। अगर हम इसी का ग्राफ डालते हैं तो कैसे ग्राफ पड़ेगा, अगर हम इसी चीज का ग्राफ डालेंगे तो कैसा ग्राफ पड़ेगा, शाबाश। देखो बेटा, ये हमारे पास रेडियस है, आप जरा देख लीजिएगा, जब आर का वैल्यू जीरो तो ई का भी वैल्यू कितना, जीरो, यहां पे जीरो जीरो। जब आर का वैल्यू बढ़ने लगेगा, ई का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ने लगेगा, डायरेक्ट रिलेशन में है ना, तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिकॉज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो हमारे पास क्या होगा, बढ़ रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, घटेगा, बिकॉज बाकी तो सारा यहाँ पे, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये वाला मैक्सिमम रेंज होगा ना इसका, जब आर स्क्वायर आर पे हो जाएगा, दिस इज मैक्स, कितना वैल्यू, जी एम बाय आर स्क्वायर हो गए। अब यहां से क्या होगा नीचे, ये वाला फिर से घटने लगेगा इस तरीके से जैसे कि बाहर हो रहा था। ठीक है, बिकॉज आर इज इनवर्सली सॉरी प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, दिस इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये हमारे पास ग्राफ होगा। अब ये वाला ग्राफ थोड़ा दिमाग में रखना, ये सॉलिड स्फीयर का होता है और वो वाला ग्राफ जो था वो हॉलो स्फीयर का होता है। क्लियर है क्या, इतना ही पढ़ना है। कितने बजे नमाज है, 1:30 बजे है ना, कहते एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये ऐसा सवाल है इसलिए फिर ये कल अपलोड करना पड़ेगा फिर से। जो फिजिक्स का वो मतलब जो इंटरेस्ट जिसमें था ही नहीं वो हमने खत्म किया, वो कोलिजन वोल्यूशन, अब मजा ही है फिजिक्स में पूरा। थर्मोडायनेमिक्स आपने अच्छे से पढ़ी क्या, थर्मोडायनेमिक्स, फिर मुझे कम टाइम लगेगा उसको देखूंगा ना मैं। Okay, consider two solid spheres of radii r1 is equal to 1 meter and r is equal to 2 meter of the masses m1 and m2 respectively. The gravitation field due to the sphere 1 and 2 as shown in the figure. Find the value of m1 and m2 is. हम बोलेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, आपको आया समझ कुछ कि नहीं है, ग्राफ सब कुछ बता रहा है। देख, मुझे पता है जो फील्ड हमारे पास होगा वो किसके बराबर, E इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर डायरेक्टली। इसका मतलब मैं इसको मानता हूं 1, इसको मैं मानता हूं m1, इसको मैं मानता हूं r1। जरा ग्राफ 1 देख लो, ग्राफ 1 का फील्ड कितना 2, और जो हमारे पास इसका मैक्सिमम वैल्यू दैट टाइम पे कितना 1, वही है ना, यानी कि जब इसका रेडियस 1 होगा तो फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम।
दूसरा हमारे पास इसका 2 पे क्या है 3, तो हमारे पास E2 का वैल्यू कितना होगा GM2/R2 का स्क्वायर, वही है ना फार्मूला। तो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या निकालना है M1/M2 निकालना है ना, तो E1/E2 किसके बराबर हो जाएगा GM1/R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय GM2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो E1/E2 का वैल्यू किसके बराबर है, E1 का वैल्यू है 2, E3 का वैल्यू E2 का वैल्यू है 3 इज इक्वल, क्योंकि यहां से बोल रहा है ये 2 है ये 3 है, ये हमारे पास बन गए M1/M2 इंटू ये हमारे पास R2 का वैल्यू कितना है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R2 का वैल्यू है 4 2 का स्क्वायर एंड R1 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, दैट मींस वो कितना बनेगा 4, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वही है ना। तो M1/M2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है ना, वही होगा क्या, उल्टा क्या हमने, उल्टा हो गया क्या, ये हमारे पास E1 का वैल्यू कितना है 2, E3 का वैल्यू कितना है E2 का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू ये हमारे पास है M1, दिस इज हियर M2 इनटू, अब हमारे पास R1 का वैल्यू कितना है R2 का वैल्यू कितना है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, वही है ना। अब क्या हमारे पास है, ये हमारे पास बनेगा M1 2/3 इज इक्वल टू M1/M2 इंटू हमारे पास 4/1 आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ M2 इज इक्वल टू 12/M1, वही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इधर चला जाएगा, M1/M2 निकालना है ना, दैट मीन्स हाँ ये इधर चला जाएगा, दैट मीन 2/12 इज इक्वल टू M1/M2, हाँ 2 हमारे पास बनेगा 1/6, 1/6, बस इतना ही है।